हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र लंबे समय से असहाय और उपेक्षित रहा है। कृषि और किसानों की स्थिति सुधारने की बातें और घोषणाएं तो खूब होती रही हैं, लेकिन इन पर इच्छा शक्ति से अमल नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि कृषि क्षेत्र लगातार कमजोर होता गया और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी घटता गया। किसान खेती छोड़कर शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर होने लगे। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1951 में अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 51% था, जो 2011 में घटकर 19% रह गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019-20 में यह योगदान घटकर 16.5% पर आ गया। यही नहीं, 1951 में जहां देश में कृषि पर 70% श्रमिक निर्भर थे, वहीं 2011 में यह आंकड़ा घटकर 55% रह गया। गिरावट का यह सिलसिला जारी रहा और वर्ष 2019 में यह आंकड़ा लुढ़क कर 42.39% पर पहुंच गया। कृषि प्रधान कहे जाने वाले किसी देश के लिए ये आंकड़े किसी दुस्वप्न से कम नहीं हैं। कृषि क्षेत्र में गिरावट के इन आंकड़ों से एक बात साफ स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए अब तक जो भी कोशिशें की गई वे या तो नाकाफी रही हैं या फिर नकारात्मक रहीं, जिनका कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ। जाहिर तौर पर हमारी सरकारों ने कृषि के बदले उद्योगों को अधिक महत्व दिया है। एक विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कुल व्यय 1,46,388 करोड़ रुपये था, जबकि इसी अवधि के दौरान कॉरपोरेट और कारोबारी संगठनों को दिए गए कर लाभ के अनुमान 2,03,983 करोड़ 74 लाख रुपये थे। पिछले साल सरकार ने सुस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कॉरपोरेट कर में 10% की कटौती की थी, जिससे उद्योग जगत को 1.45 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ, जबकि 2019 में उद्योग क्षेत्र में मात्र 25.58% श्रम शक्ति रोजगाररत थी और कृषि क्षेत्र में बुरी हालत के बावजूद 42.39% श्रम शक्ति को रोजगार मिला हुआ था। बाकी 32.04% श्रम शक्ति सेवा क्षेत्र में संलग्न थी। कोरोना महामारी के बाद तो उद्योग और सेवा क्षेत्र की स्थिति और खराब हुई। कृषि के बदले उद्योगों को महत्व देने का सिलसिला आज़ादी के बाद से ही जारी है। अंग्रेजों को पता था कि यदि भारत में आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था
बची रह गई तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भारत से जाते जाते वे यहाँ के खेतों में गुलामी के बीज बो गए। आज़ादी के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ हमने अपना सारा ध्यान औद्योगिकरण और शहरीकरण पर केंद्रित किया। नतीजा यह हुआ कि खेती पीछे छूटती गई। इसके साथ ही गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता गया। खेती की तरफ ध्यान तब गया जब पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। खिसकी जमीन को वापस हासिल करने हमने 1965 में जल्दबाजी में अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग के ग्रीन रिवॉल्यूशन के हरित क्रांति संस्करण को भारतीय कृषि विज्ञानी MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में अपना लिया। बेशक हरित क्रांति ने अपना असर दिखाया और अन्न उत्पादन में खिसकी जमीन वापस हासिल करने में मदद की, लेकिन वह जमीन बाजारू बीज, रासायनिक खाद और खर्चीले उपकरणों से बनी हुई थी। उसके अपने नकारात्मक पक्ष थे। खेती महंगी होती गई और उपज के उचित मूल्य नहीं मिले। ऊपर से जमीन और पानी भी जहरीला होता गया। कृषि का पारिस्थितिकीय तंत्र गड़बड़ा गया। किसान कर्ज और मर्ज के बोझ तले दबते गए। रही सही कसर तत्कालीन गेट निदेशक आर्थर डंकल के प्रस्ताव ने पूरी कर दी। भारत ने दुनिया के 123 देशों के साथ इस प्रस्ताव को 15 अप्रैल 1994 को स्वीकृति दे दी और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ गया। दुनिया के देशों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुल गईं। फिर क्या यूरोप और अमेरिका को भारत सहित विकासशील देशों की बर्बादी का जैसे लाइसेंस मिल गया और यूरोपीय देश अपने सस्ते कृषि उपज भारत और अन्य विकासशील देशों में बांटने लगे। विकसित देश अपने किसानों को भारी सहायता देते थे और अभी भी देते हैं, जबकि WTO समझौते के तहत उन्हें व्यापार में समानता के सिद्धांत के आधार पर यह सहायता घटानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ के किसान अपनी उपज घाटे में बेचकर भी फायदे में थे। आयात शुल्क के अवरोध के बावजूद उनके उत्पाद भारत में सस्ते पड़ते थे। इस कठिन प्रतिस्पर्धा में महंगे भारतीय कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों से गायब होते गए और खेती छोड़ शहरों में दिहाड़ी मजदूर बन गए। कृषि पर निर्भर भारत की 70% आबादी सीधे तौर पर WTO के इस दुष्चक्र में फंस गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अर्थव्यवस्था का आधार खेती टूटती गई और दूसरा आयात बिल बढ़ने लगा। भारत में आत्मनिर्भर खेती को हमेशा से उत्तम पैसा माना जाता रहा है। कहावत भी है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चक्री भीख निदान, यानी पेशे में खेती का स्थान सबसे ऊपर था। उसके बाद व्यापार, तीसरे स्थान पर नौकरी और अंतिम पायदान पर भिक्षापट्टन। लेकिन खेती इस कदर कमजोर हुई कि पैसे के पिरामिड में यह चौथे पायदान पर खिसक गई और समाज में शर्म का पैसा बनती गई। नौकरी जिसे गुलामी माना जाता था वह
पिरामिड में शीर्ष पर पहुंच गई। खेती पर निर्भर श्रमिकों के आंकड़ों में लगातार गिरावट इसका स्पष्ट प्रमाण है, लेकिन पैसे का यह आधुनिक पिरामिड कोरोना महामारी के कारण आज जब ध्वस्त हुआ तो खेती ने ही उम्मीद की किरण जगाई। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर जहां शून्य से 24% नीचे लुढ़क गई, वहीं कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि देखी गई। यह खेती की अपनी प्राकृतिक ताकत है जो तमाम झंझावातों के बावजूद बची हुई है। अब सरकार से लेकर बाजार तक की नज़रें खेती पर टिकी हैं, लेकिन यहाँ यह भी देखने की ज़रूरत है कि ये नज़रें कितनी सकारात्मक है और खेती को खड़ा करने में कितनी सहायक बनेंगी।